सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट 3। ओके, और ये है चैप्टर नंबर 4 जो कि इन्वायरमेंट की बुक है शंकर आईएएस, वहाँ से हम कवर कर रहे हैं। तो सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखना। और चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिटिगेशन के बारे में। तो अभी डायरेक्टली टॉपिक कहाँ से आया, तो अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले वो जाके देखना, वरना सब ऊपर से जाएगा। ओके, तो मिटिगेशन की बात करें तो मिटिगेशन कौन से, तो जो पॉल्यूशन पानी में जाता है, लैक्स में जाता है, तो उसे मिटिगेट कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है राइपेरियन बफर। राइपेरियन बफर यानी कि ऐसी चीज़ बनानी या ऐसी चीज़ लानी जिससे कि जो कचरा है वो पानी में ना जाए। अब बफर का मीनिंग ही एक वही होता है कि बीच में एक ऐसा जॉन क्रिएट करो जिससे कचरा होता है वो पानी में डायरेक्टली ना जाए। जैसे मैंने नीचे लिखा है, इंटरफेस बिटवीन अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, ओके, एंड लैंड क्रिएटेड नियर वाटरवेज, फार्म्स एट्सेट्रा। यानी कि वाटरवेज जहाँ से पानी जा रहा है या फिर कोई फार्म है, वहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट टू फिल्टर पॉल्यूशन, ओके, ये पॉल्यूशन को हटाने के लिए। Sediments and nutrients are deposited in the buffer zones instead of deposition in water। यानी कि ये सारा जो कचरा वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है, ओके, वो डिपॉजिट कहाँ पे होगा, बफर जोन में होगा, ना कि डिपोजिशन होगा पानी के अंदर यानी कि तालाब के अंदर। या फिर एंड टेस्टिंग भी एक चीज़ है, ओके, वो समझता है। तो एंड टेस्टिंग इज़ अ टेक्निक टू फाइंड द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर crop plant, it will reduce the amount of nitrogen loss to surrounding areas। यानी कि एंड टेस्टिंग एक मेथड होती है जिससे क्या होता है कि आपको क्रॉप के लिए कितना फर्टिलाइज़र चाहिए उस हिसाब से आप यूज़ करो, ना कि ओवर फर्टिलाइज़र यूज़ कर देना किसी प्लांट के लिए। ठीक है, तो उसे एंड टेस्टिंग कहा जाता है। उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन लॉस टू द सराउंडिंग एरिया। ओके, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम फ्लो होगी पानी में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेंसिटीज़, यानी कि इंडस्ट्री को ट्रीट करना, ओके, कि कितनी मात्रा में होनी चाहिए और कहाँ पे होनी चाहिए। और उसका जो कचरा है, वेस्ट है जो इंडस्ट्री से निकलता है, वो कहीं तालाब में तो नहीं जा रहा। तो सिंपल वही चीज़ है। ट्रीटमेंट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम स्ट्रीट एंड स्टॉर्म ड्रेन्स, यानी कि जो नाली में से कचरा जाता है वो तो पानी में नहीं जा रहा, ओके, जहाँ पे तालाब है वहाँ तो नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रिडक्शन इन नाइट्रोजन एमिशन फ्रॉम व्हीकल एंड पावर प्लांट्स, यानी कि पावर प्लांट्स जो होता है और जो व्हीकल होता है उसमें से धुआं निकलता है, तो उसको रिड्यूस करना थोड़ा। ओके, तो रिडक्शन इन नाइट्रोजन एमिशन फ्रॉम व्हीकल एंड पावर प्लांट्स। आगे बात करें तो रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ लैक। तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती है। सबसे पहला फ्लशिंग विथ न्यूट्रिएंट पुअर वाटर, यानी कि फ्लशिंग करना, ओके, गंदा कचरा पड़ा हो पानी में, तालाब में, तो उसे बाहर निकालना। डीप वाटर एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है स्लज रिमूव करना। फोर्थ है ऑन साइट algae रिमूवल बाय फिल्टर्स एंड पी एब्जॉर्बर्स रिमूविंग फॉस्फोरस। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ये कैसे सिस्टम होती है, ऐसी टेक्निक होती है, ओके, पी एब्जॉर्बर्स। जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर, तालाब में अगर कुछ फॉस्फोरस या ज़्यादा कुछ है तो वो निकल जाता है। तो ये सारी यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखी है। ओके, ऑन साइट अलगाई स्कीमिंग एंड सेपरेटर थिंकिंग, ओके, तो यहाँ पे सारी ये चीज़ें क्या है, तो रिमूव कैसे किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द लैक। अभी मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा और उतना काम का नहीं है। जस्ट एग्ज़ाम के अंदर ऐसा पॉइंट आपको लिखने ही है, ओके, वो भी मेंस के अंदर। तो ऐसे ग्राफ भी बना सकते हो, लाइक बीच में रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ लैक करके एक राउंड सर्कल बनाओ और आजू बाजू में ये सारे पॉइंट्स शॉर्ट्स में लिख सकते हो। लाइक एंड टेस्टिंग लिखना है, सिर्फ आपको पी एड्जॉर्बर लिखना है, ये पूरी चीज़ नहीं लिखनी है क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। सिंपल। फिर पॉलिसीज़ की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एजुकेशनल एंड अवेयरनेस होनी चाहिए, ओके, रिसर्च होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, रेगुलेशन लाने चाहिए, फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स पे ध्यान देना चाहिए, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन करना चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज है जो इम्पोर्टेंट होती है। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है हार्मफुल अल्गाल ब्लूम्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एक इमेज है, वहाँ पे एक फ़िश मरी पड़ी है और आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा जो algal ब्लूम्स जो है वो बढ़ गया है। ओके, तो इसका होता क्या है, देखो algae और फाइटोप्लैंक्टन, ओके, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी फाउंड नेचुरली इन द कोस्टल वाटर्स। तो ये कोस्टल वाटर जहाँ पे होता है या फिर किसी वाटर बॉडी होता है उसका किनारा होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लाइव्स इन दिस वाटर। ओके, तो वो क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन के और फूड फॉर मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लाइव्स दिस वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो जीते ऑर्गेनिज्म उनके लिए एक ऑक्सीजन का क्रिएशन का भी काम करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। When environmental conditions are favorable for their development, these cells may be multiply rapidly and form high numbers of cells, and this is called an algal bloom. ओके, यानी कि उनको एक अच्छा एक इन्वायरमेंट कंडीशन मिल गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सेल्स है यानी कि जो algae के जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल रैपिडली हो गए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जाएंगे। ओके, और उतनी हद तक बढ़ जाएगी कि पानी के अंदर पूरा algal ब्लूम्स हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लील हो जाती है ना पानी के ऊपर, तो उसको algal ब्लूम्स कहते हैं। अ ब्लूम ऑफन रिजल्ट इन अ कलर चेंज इन द वाटर। algal blooms कैन बी एनी कलर बट द मोस्ट कॉमन वंस आर रेड और ब्राउन। ओके, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कलर होता है, जैसे जैसे टाइम जाता है स्टार्ट होता है ग्रीन से, फिर रेड होगा, फिर ब्राउन होगा, ओके, फिर ब्लैक भी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ऐसा एक पूरा क्या होता है सीक्वेंस में ब्लूम्स जो होते हैं वो अपने एजेस में आती है। दिस ब्लूम्स आर कॉमनली रेफर टू एज द रेड और ब्राउन टाइड्स। तो इन्हें रेड और ब्राउन टाइड्स जो है वो भी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी algae वगैरह है, ओके, यहाँ पे भी इमेज में दिखाई है। और यहाँ पे एक और इमेज रखी है जहाँ पे जो algae है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी है। ठीक है, सम algal blooms आर नॉट हार्मफुल बट सम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड डू अफेक्ट फिश। ठीक है, तो सारी algal जो ब्लूम्स होती है वो हार्मफुल नहीं होती, लेकिन कुछ जो ऐसी होती है वो जहरीली चीज़ें पानी में डालती है और वो अफेक्ट किसे करती है, फिश को, फिर बर्ड्स को, मरीन मैमल्स एंड ह्यूमंस। अब ह्यूमंस कहाँ से आ गए, तो अब हम आगे समझते हैं। द टॉक्सिन्स में ऑल्सो मेक द सराउंडिंग एयर डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ओके, यानी कि जो आजू बाजू की हवा होती है ना वो भी बिगड़ जाती है फिर। दिस आर नॉन एज द हार्मफुल algal ब्लूम्स। तो इसे ही HBS कहा जाता है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे मैंने इमेज एक रखी है कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो लील है यानी कि जो algae है वो मल्टीपल हो रही है, यानी कि कितना पूरा जो पानी है वो ग्रीन हो चुका है। वॉट आर द कॉजेज ऑफ दिस ब्लूम्स, इसके कारण क्या हो सकता है। तो ब्लूम्स ऑकर्स व्हेन सेवरल कॉलोनीज स्टार्ट कंबाइनिंग रैपिडली व्हेन कंडीशन सच एज न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर आर ऑप्टिमल। यानी कि कंसंट्रेशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, सैलिनिटी होती है और टेम्परेचर होता है ना वो ऑप्टिमल होता है। एक खास कंडीशन होती है जहाँ पे ओके सब चीज़ें ठीक है, तो उस टाइम पे ये मल्टीपल होना स्टार्ट करती है। पहले इतनी नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जैसे जैसे पानी में ऐड होता जाएगा वैसे रैपिडली ये ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ब्लूम्स कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन्स। टू कॉमन कॉजेज आर न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट एंड वार्म वाटर। दो मुख्य कारण हैं, एक तो पानी का गर्म हो जाना, अगर पानी गर्म होगा ना तो भी ये चीज़ होगी, और न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड होगी तो भी ये चीज़ होगी। न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ वाटर स्पेशली फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट क्या है न्यूट्रिएंट्स है, वो है फॉस्फेट्स एंड नाइट्रोजन। इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड कैन कॉज algal ब्लूम। तो इसकी वजह से ही 99% यही दो रीजन्स है जिसकी वजह से ये algal ब्लूम होता है। पानी गर्म होना वो तो क्या है कि गर्म भी होता है ठंडा भी होता है, लेकिन ये जो रीज़न है ना न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट का वो सबसे मेन रीज़न है। वाटर टेम्परेचर हैज़ ऑल्सो बीन related to the occurrence of algal blooms, with unusually warm water being conducive to blooms। यानी कि ये गर्म पानी जो होता है ना वो भी कुछ बार रोल प्ले करता है अपना algal blooms को बढ़ावा देने के लिए, उसे फैलाने के लिए। ठीक है, हाउ आर HABS यानी कि हार्मफुल algal blooms डेंजरस टू फिश एंड ह्यूमंस।
HABs कैन डिप्लीट ऑक्सीजन इन वाटर एंड लीड टू लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। तो सबसे पहले तो हमने पीछे पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी के अंदर, ओके, डिप्लीट हो जाएगा सारा ऑक्सीजन और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसका लेवल डाउन हो जाएगा। हाउ इट डिप्लीट्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो वापिस एक बार हम पढ़ते हैं। When masses of algae die and decompose, the decaying process can deplete oxygen in the water, causing the water to become the so low in oxygen। यानी कि जैसे डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी वैसे ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा होगा बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, डिकम्पोजर के द्वारा। तो इसी रीज़न से क्या होगा कि जो पानी में ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा। वैन ऑक्सीजन लेवल बिकम्स टू लो, काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका, फिश सफोकेट करेगी और मर जाएगी। Some algae species in blooms produce potent neurotoxins that can be transferred through the food web, where they affect and even kill the higher forms of life, such as zooplankton, shellfish, marine mammals, and even humans that feed either directly or indirectly on them। तो मान लो कि हम आगे अच्छे से समझते। देखो ये जो इमेज मैंने रखी है ना यहाँ पे, मीन्स कि क्या होता है, सिंपल कि फिश होती है वो छोटे छोटे अलगे वगैरह होगी वो कंज्यूम करेगी, एकदम छोटे अमाउंट वाली फ़िश होगी, छोटे साइज़ वाली फ़िश होगी, वो फ़िश को थोड़ी और बड़ी फ़िश खाएगी, ओके। तो ऑलरेडी जो टॉक्सिन सब्सटेंस होगा, ओके, वो तो ऑलरेडी आ गए फूड चेन के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, वो जो फ़िश होगी बड़ी वाली फ़िश उसको कौन पकड़ेगा, तो ह्यूमंस पकड़ेंगे, ओके, फॉर कंज्यूमिंग, खाने के लिए। तो वो टॉक्सिन जो लेवल होगा वो फिश से लेके ह्यूमन तक आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन भी फिश को खाएगा तो वही चीज़ होगी, क्योंकि वो जो जहरीला पदार्थ होगा, ओके, फिशेस के अंदर टॉक्सिन जो चीज़ होगी वो डायरेक्टली ह्यूमन के अंदर जाएगी। तो अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ रेड टाइड। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि रेड और ब्राउन टाइड होता है, ओके, लेकिन हमेशा वो रेड और ब्राउन में नहीं होता है, ठीक है। उसकी काफ़ी टाइम के एजेस के बाद वो चीज़ें होती है, लेकिन मोस्टली जो अलगाई होती है वो एज ए ग्रीनिश कलर में ही होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, अ रेड टाइड इज़ अ कॉमन नेम फॉर अ हार्मफुल algal ब्लूम, अ रैपिड ओवरग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गाई मीन्स की फाइटोप्लैंक्टन in coastal water, causing discoloration and producing toxins that harm marine life, birds, mammals, and humans, often leading to fish kills and respiratory irritation, ठीक है। While not always red and not related to tides, these blooms are fueled by excess nutrients and can kill organism by oxygen depletion or direct toxin effect, with Florida's कैरिनिया ब्रेविस बिंग एज वेल नॉन एग्जाम्पल। तो ये आप सर्च कर सकते हो, ओके, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है कि रेड और ब्राउन में नहीं दिखता है, लेकिन इसे जस्ट एज ए नाम दिया गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ओके, टॉक्सिन्स होता है तो उसकी वजह से, और सिंपली ऑक्सीजन का डिप्लेशन होता है और सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। Certain phytoplankton species contain pigments and blooms such that the human eye perceives the water to be discolored, यानी कि इतने पिगमेंट्स हो जाते हैं, ओके, ब्लूम्स में, तो वो हम अगर पानी में देखें तो हमें पानी जो होता है वो साफ दिखता ही नहीं है, डिस्कलर्ड हो जाता है। Blooms can appear greenish brown and even reddish orange depending upon the type of organisms, ओके। ब्लूम्स जो होते हैं वो ग्रीनिश भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, कभी कभार रेडिश भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के कैसी algae वगैरह है उस पर। द टाइप ऑफ वाटर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कितना ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर कंसनट्रेशन है, ठीक है, कैसा किस टाइप का वाटर है, सैलिनिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली जो algae होती है वो ग्रीन ही होती है, ठीक है। द टर्म रेड टाइड इज दस ए मिसनोमर, तो एक मिसनोमर है, बिकॉज ब्लूम्स आर नॉट ऑलवेज रेड, हमेशा जो ब्लूम्स होते हैं वो हमेशा रेड नहीं होते हैं। दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ टाइड्स, ओके, और ये टाइड्स से भी एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन जस्ट इसे रेड टाइड नाम दिया गया है, ठीक है। दे आर यूजली नॉट हार्मफुल, वो उतने हार्मफुल भी नहीं होते हैं, एंड सम स्पीसीज कैन बी हार्मफुल और डेंजरस at low cell concentration that do not discolor the water. They are scientifically referred as harmful algal blooms, HABs,
ठीक है। जैसा मैंने पीछे कहा कि सारी जो algae होती है ना वो हार्मफुल नहीं होती, कुछ होती है, ठीक है, लेकिन ये जैसे एक मिसनोमर है, एक नाम दिया गया है रेड टाइड। आगे हम बात करें तो इज HABs एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड? तो यस, ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज दिस इवेंट कैन मेक पीपल सिक when contaminated shellfish are eaten or when people breathe aerosolized HABs toxin near the beach। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, इससे ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन को, सबको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला पॉइंट यही है कि खाया जाएगा फिश को, तो ये जो लेवल होता है, ओके, जो फूड चेन होती है उससे क्या होता है कि फिश जो होगी उससे ह्यूमन खाएगा, तो ऑलरेडी जो टॉक्सिन सब्सटेंस जो फिश में होगा वो ह्यूमन में आएगा, ठीक है। और सेकंड की कोस्टल एरिया जहाँ पे होता है, बीच वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर algal ब्लूम्स काफ़ी ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आसपास लोगों जो रहते होगी उनको, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, गंदी स्मेल्स आएगी, ये सब चीज़ें होगी। और वही चीज़ नीचे लिखी है, ओके, जो मैंने पीछे समझाई कि यहाँ पे देख सकते हो, मैसिव फिश किल्स, ओके, डेथ ऑफ मरीन मैमल्स एंड सी बर्ड्स एंड अल्टरेशन ऑफ मरीन हैबिटेट्स, यानी कि पूरा हैबिटेट जो होगा वो जहरीला हो जाएगा, ओके। And as a consequence, HAB events adversely affect commercial and recreational fishing tourism and valued habitats, creating a significant impact on local economies and the livelihood of the coastal residents। यानी कि सबको दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है, एक टूरिज़्म के पर्पज़ से भी होगी, है ना। अगर टूरिज़्म पे अगर हम फोकस करें तो अगर ऐसे एरिया में तो कोई फिर इतना गंदा एरिया हो गया तो फिर कोई टूरिज़्म पर यहाँ पे आएगा ही नहीं, टूर पे कोई आएगा ही नहीं, ओके। और वहाँ पे आजू बाजू जो लोग रहते होंगे उन्हें भी दिक्कत होगी, तो ये सब पे इम्पेक्ट करेगा लोकल इकोनॉमीज, यानी कि टूरिज़्म सबसे पहले कम हो जाएगा उस एरिया का, और जो लाइवलीहुड है वहाँ का, कोस्टल रेसिडेंस जो होता है वो भी कम हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें होगी। How do we get exposed to HAB toxins? Okay, so most illness associated with the HAB exposure is a result of consuming toxins that are present in shellfish or finfish। यानी कि जो नॉनवेज खाता है, फिशेस जो कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले दिक्कत होगी ये, अगर वो ऐसे फिशेस वगैरह खाएंगे तो ऐसे फिशेस जहाँ से, यानी कि किसी गंदे तालाब से आई हो या फिर ऐसी जगह से आई हो जहाँ पे टॉक्सिन चीज़ें पानी में ऑलरेडी है, तो ये पूरी फूड चेन में फैलती जाएगी। सम HABs टॉक्सिन कैन बिकम एयरबॉर्न ड्यूरिंग अ ब्लूम एंड पीपल कैन बिकम इल बाय इनहेलिंग टॉक्सिन। तो ये चीज़ें जो होगी ना हवा में भी फैलेगी, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगी, यानी कि हम सांस जो लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। तो वेटलैंड होता क्या है, तो देखो ये पूरा जो है ना, ये पिक यहाँ पे मैंने जो रखा है वो पूरा वेटलैंड का है, ठीक है। और ये सेकंड पिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आजू बाजू पूरी लैंड है, ओके, और बीच में यहाँ पे वाटर बॉडी है, और इसके इस साइड, ओके, तो क्या है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, ओके, यानी कि दरिया भी हो सकता है, बड़ा तालाब भी हो सकता है, तो इसे वेटलैंड कहता है। और वेटलैंड इज अ सिंपली लैंड कवर्ड बाय अ वाटर और वाटर लॉग इनफ फॉर स्पेशल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव देयर, एक्टिंग एज अ मिक्स बिटवीन लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम। तो ये लैंड और वाटर इकोसिस्टम जो होता है उसका मिक्सिंग पोर्शन है ये। Wetlands are areas intermediate in character between the deep water and terrestrial habitats, also transitional in nature and often located between them। Simple definition यहाँ पे लिखी है, ठीक है। These habitats experiences periodic flooding from adjacent deep water habitats and therefore support plants and animals, specifically adapted to such shallow flooding or water logging of the substrate were designated as a wetlands, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल टाइप के प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, ओके, ठीक है, वेटलैंड के अंदर। फिर एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, जो आपने सुना होगा कि बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, ओके, नई नई जगह पे, तो वहाँ पे यूनिक टाइप के बर्ड्स वगैरह देखे जाते हैं। और ये डीप वाटर हैबिटेट्स होता है, तो दोनों को सपोर्ट करता है, प्लांट्स को भी करेगा और एनिमल्स को भी सपोर्ट यहाँ पे करेगा। वेटलैंड की अगर हम बात करें तो इनलैंड होता है और एक होता है कोस्टल में।
तो इनलैंड में नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी होता है, और सेम कोस्टल में भी नेचुरल और मैन मेड होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो चार्ट है वो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ओके। यानी कि नेचुरल में लेक्स हो गए, ऑक्सबो लेक्स हो गए, वाटर लॉग, सीजनल, स्वैम्प मार्श, और मैन मेड में रिजर्वियर, टैंक्स, वाटर लॉग, एश पॉन्ड, ये सब मैन मेड होता है। नेचुरल में एस्चुरीज, लगून, क्रीक, बैक वाटर, बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्श। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल में होती है। जैसे मैन मेड में क्या होती है, सॉल्ट प्लांट्स, एक्वाकल्चर, ये सब चीज़ें। तो सिंपली अगर आपको ये सब चीज़ें समझना है तो आप गूगल कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके या फिर टाइपिंग करके, तो आपको इमेजेस मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये है वेटलैंड के टाइप्स। आगे हम समझते हैं फ्लूड प्लेन्स और लिटोरल जोन को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें लैक लिटोरल होता क्या है। तो लैक लिटोरल्स और द लिटोरल जोन, उसे लिटोरल जोन भी कहा जाता है, आर द शैलो नियर शोर्स एरिया ऑफ अ लैक। तो जहाँ पे लैक होता है उसका जो नियर एरिया होता है, ओके, शैलो यानी कि छिछरा पानी टाइप होता है, तो वहाँ पे ये उसे लैक लिटोरल कहा जाता है। वेयर सनलाइट रीचेज द बॉटम, तो यहाँ पे सन जो होता है तो उसकी जो लाइट होती है वो पेनेट्रेट करती है बॉटम लेवल तक, ठीक है। एलोइंग रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि मैक्रोफाइट्स टू ग्रो, तो वो एलो करता है, ओके, सन, क्योंकि पेनेट्रेट अगर बॉटम तक करेगा तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे नीचे बॉटम में वो भी ग्रो करेंगे। क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट प्रोडक्टिव हैबिटेट दैट सर्व्स एज अ क्रूशियल इंटरफेस बिटवीन लैंड एंड ओपन वाटर, ठीक है। तो एक प्रोडक्टिव हैबिटेट क्रिएट करेगा। रिच इन बायोडाइवर्सिटी होगा वो, फिल्टरिंग द न्यूट्रिएंट्स, फिल्टर करेगा न्यूट्रिएंट्स को, एंड प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर फॉर फिश, इन्वर्टेब्रेट्स एंड बर्ड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स एनिमल्स वगैरह कहाँ पे होंगे, तो पूरे बीचों बीच तो होगे नहीं, तालाब के बीच में। उनका एरिया कहाँ पे होता है, एक छिछरा टाइप का पानी होता है, शैलो वाटर होता है, तो वहाँ पे आके वो लोग अपना एक्टिविटी करेंगे, ओके। और प्लांट्स जो होंगे सारे वो भी वहीं पे होंगे, यानी कि किनारे पे ही होंगे। तो एक पूरा रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्रिएट होता है। वहाँ पे फिल्टरिंग होगा न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, यानी कि और ज़्यादा कहीं से पानी आता है तो जहाँ से पानी एंटर होगा लेक्स के अंदर या फिर दरिया में कहीं पे भी, ओके, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो जहाँ वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होगी उसे फिल्टर भी करेगा। तो इसे कहते हैं लैक लिटोरल और लिटोरल जोन। फ्लड प्लेन्स एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड besides a river that regularly becomes flooded when there is too much water in the river। तो एक ऐसा एरिया, यहाँ पे ये पूरा एरिया दिखा है, देखो वो क्या है, फ्लोड प्लेन है, ठीक है, जो क्या होता है, फ्लोडेड होता है अपने टाइम पे। व्हेन देयर इज़ अ टू मच वाटर इन द रिवर, ज़्यादा पानी अगर आ गया तो ये पूरा क्या होगा, फ्लोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसे फ्लोड प्लेन्स कहा जाता है। प्लेन्स यानी कि एक मैदान, ओके। अब फंक्शन की बात करें तो बहुत काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ओके। तो हैबिटेट टू एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना, तो सबसे पहले ये एक हैबिटेट है, एज वेल एज न्यूमरस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। तो जो माइग्रेटरी जो स्पीसीज होता है यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा घर है। फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर, तो पीछे हमने बात की कि फिल्टर हो गए, ठीक है, सेडिमेंट्स वगैरह हो गए वो। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन होगा, फ्लड मिटिगेशन होगा, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू द लोकल पीपल, तो एक लाइवलीहुड बन जाएगा लोकल पीपल के लिए। तो ये सारे फंक्शन है वेटलैंड के। अब रीज़न फॉर डिप्लेशन, तो इसके रीजंस क्या हो गए, डिप्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि लैंड जो होती है वहाँ पे उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना, तो ये डिप्लेशन है। ओवर ग्रेजिंग कर जाना, ओके। फिर पॉल्यूशन बढ़ जाना, डोमेस्टिक वेस्ट बढ़ जाना, एग्रीकल्चर रन ऑफ होना यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्लाइमेट चेंज होना, तो ये सारे रीजंस है डिप्लेशन के, वेटलैंड के। मिटिगेशन क्या हो सकता है, तो सर्वे एंड डिमार्केशन करना, आर्टिफिशियल रीजनरेशन करना, प्रोटेक्टिव मेजर करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल एबेटमेंट, ओके। फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो ये सब चीज़ है। तो सिंपली ये सब चीज़ें आप एग्जाम के अंदर, मेंस के पेपर, प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं, मेंस के अंदर अच्छे से लिख सकते हो यहाँ से देख के। यहाँ पे एक हाउ वेटलैंड वर्क्स, मैंने यहाँ पे एक पूरा एक डायग्राम यहाँ पे मैंने रखा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, डिसिपेट्स स्ट्रीम एनर्जी, यानी कि यहाँ से पानी आएगा, ओके। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, ओके। फिर प्रोवाइड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्या करेगा कि एक मस्त अच्छी वाली वो जो वाइल्ड लाइफ होगी उसको हैबिटेट होगा,
हैबिटेट करेगा। फिर यहाँ से जो पानी फिल्टर हुआ वो क्या होगा, क्लीनर वाटर आउटफ्लो, यानी कि यहाँ से आउटफ्लो हो जाएगा। फिर यहाँ से ग्राउंड वाटर का भी चार्ज होगा, ओके, ग्राउंड वाटर भी यहाँ से आएगा तो वो भी मिक्स होगा, फिर वो भी रिलीज हो जाएगा। तो ये ऐसे पूरा जो वेटलैंड होता है ना वो वर्क करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इंटरमीडिएट जोन है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का, ठीक है। इंडिया की अगर वेटलैंड की बात करें तो टोटल 27,000 से ज़्यादा वेटलैंड है, ओके। तो 27,000 से ज़्यादा वेटलैंड है इंडिया के अंदर, ऑफ विच 23,444 आर इनलैंड, ओके, यानी कि 23,444 जो है वो इनलैंड है, और 3,000 यानी कि यहाँ पे जो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पहली चीज़ें याद रखो, आप कोई भी लिख सकते हो, यानी कि इस यहाँ पे 4,000 भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर्स का उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा क्लोज होना चाहिए। सो इतने कोस्टल वेटलैंड्स हैं, तो ये इनलैंड कितने हैं, तो 23,000 जितने, और जो कोस्टल वेटलैंड्स है वो कितने हैं, तो 4,000 जितने हैं। इंडिया हैज़ नियरली 4.6% ऑफ इट्स लैंड एज अ वेटलैंड, तो इंडिया के पास उसका 4.6% जो पार्ट है ना लैंड का वो एज अ वेटलैंड है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसका और एक पार्ट 4 होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, यानी कि आगे हम बात करेंगे मैंग्रोव्स पे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ।